वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आज है 3 नवंबर 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन के बारे में है। अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया है। क्यों रिलीज किया गया है ये डॉक्यूमेंट? ताकि हम गैंगेटिक डॉल्फिन्स जो कई बार फंस जाती हैं, स्ट्रैंडेड का मतलब होता है फंस जाना, उन्हें सेफली रेस्क्यू कर सकें और वापस से वाटर बॉडी में रिलीज कर सकें। अब ये फंस कैसे जाती हैं? देखिए, गंगा नदी से कई सारी कनाल्स निकाली जाती हैं इरिगेशन पर्पज से। कई बार ये फ्लो में उस कनाल में चली जाती हैं, उसके बाद ये वापस से गंगा रिवर में जा नहीं पाती और इस वजह से इन्हें काफ़ी परेशानी हो जाती है। डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर किया गया है टर्टल सर्वाइवल अलायंस के द्वारा, जहां पर उन्हें मदद मिली है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ऑफ, इनफैक्ट डिपार्टमेंट है ये, एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट। ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, तो इसको भी आपको संज्ञान में लेना है। देखिए, 25 गंगेस डॉल्फिन्स को रेस्क्यू किया गया है इरिगेशन कनाल्स में से वेरियस ईयर्स में। उसी के एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करके ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया गया है, ताकि अगर कोई डॉल्फिन कनाल में फंस जाती है तो हम उसे बचा के वापस से गंगा में छोड़ सकें। ये जो मैनुअल अभी तैयार किया गया है, इसकी प्रशंसा की है IUCN कैटेशियन स्पेशलिस्ट ग्रुप ने कि आपने बढ़िया काम किया है। ऐसे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए कि हम किसी भी जो वल्नरेबल जीव है उसे कैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बात करते हैं गंगेस डॉल्फिन के बारे में। गंगेस रिवर डॉल्फिन इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है। कई बार बहुत साधारण सा स्टेटमेंट आपके सामने आ जाता है और कंफ्यूजन हो जाती है कि क्या इंडिया का कोई नेशनल एक्वेटिक एनिमल है भी? तो हाँ है। जैसे हमें काफ़ी कंफ्यूजन रहती थी कि इंडिया का जो नेशनल गेम है वो हॉकी है, जबकि ऐसा नहीं है। इंडिया का कोई भी नेशनल गेम नहीं है, लेकिन इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है गंगेस या गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन। अगर आप इसके कंजर्वेशन स्टेटस की बात करेंगे तो IUCN की रेड लिस्ट में ये मिलेगा आपको इंडेंजर्ड। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के शेड्यूल 1 में है और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है। चूंकि इनकी संख्या काफ़ी कम है, इसी वजह से इनके प्रोटेक्शन के पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। जो पॉपुलेशन है वो एज एस्टिमेशन लगभग 4000 है। संख्या बहुत ज़्यादा तो नहीं है, समझ में आ रहा है। और ये जो संख्या है ये भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही मोस्टली पाई जाती है। एक तो संख्या कम हो और दूसरा कोई जीव एक लिमिटेड एरिया में रहता हो तो उसके ऊपर खतरे के बादल कुछ ज़्यादा ही मंडराते रहते हैं। ये हमें गंगेज, ब्रह्मपुत्रा और मेघना रिवर सिस्टम में मिल जाती है। इसके अलावा कर्णफुली संगू रिवर सिस्टम में मिल जाती है। नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश का जो रीजन है वहां पर मेनली ये डॉल्फिन हमें दिखती है। जो गंगेस रिवर डॉल्फिन है ये केवल फ्रेश वाटर में ही पाई जाती है। आई रिपीट, ओनली लिव इन फ्रेश वाटर। कई बार जो स्टेटमेंट आता है, ये वर्ड आता है ओनली, इसको लेकर हम अक्सर सशंकित होते हैं कि ओनली आया है तो 90% केस है कि गलत होगा, बट ऐसा नहीं है। कुछ जो ओनली वाले स्टेटमेंट है इनको आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो गंगेस रिवर डॉल्फिन है वो केवल फ्रेश वाटर में ही रहती है और इसेंशियली ब्लाइंड होती है। देखिए, कई बार एक हम लोग कोड वर्ड और तैयार करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, अगर कोई एक्सट्रीम वर्ड है तो वो गलत होता है। अब यहाँ पे इसेंशियली ये एक एक्सट्रीम वर्ड है, लेकिन ये सही है। तो दो तो बहुत यूनिक बातें हैं कि ये सिर्फ फ्रेश वाटर में रहती है, इसके अलावा ये इसेंशियली ब्लाइंड होते हैं। तो दोनों ही बातें आप ध्यान रखिएगा। कई बार ये एक्सीडेंटली कनाल में एंटर कर जाते हैं और चूंकि इन्हें जो ढाल है उसके विपरीत जाना पड़ता है और वो ऐसा कर नहीं पाते तो कनाल में फंस जाते हैं। लोग इन्हें कई बार पकड़ के जान से मार भी देते हैं, इस वजह से भी नुकसान होता है। तो डॉल्फिन को बचाने के लिए सरकार ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं रिसेंटली, या मोस्ट रीसेंट इनिशिएटिव की अगर आप बात करेंगे तो अगस्त 2020 में आप चाहिए एक 10 ईयर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, जिसमें रिवर और मरीन मतलब समंदर में पाई जाने वाली डॉल्फिन दोनों को ही बचाने की बात की गई। इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। इसके पहले 2010 से 20 के लिए कंजर्वेशन एक्शन प्लान फॉर गंगेस रिवर डॉल्फिन भी चलाया गया था, ताकि हम किसी भी ऐसी गैंगेटिक डॉल्फिन को बचा सकें जो इरिगेशन कनाल में फंस जाती हैं या फिर उनका जो प्री बेस खत्म हो रहा है, उनको शिकार नहीं मिलता तो भी उन्हें दिक्कत हो रही है, हम उन्हें बचा सकें। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बेसिक कंट्रीज के बारे में है। यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर ने अभी एक स्टेटमेंट डिलीवर किया है बेसिक ग्रुप के बिहाफ से। बेसिक ग्रुप में आते हैं टोटल 4 देश। ये 4 देश हैं बी से ब्राजील, एस से साउथ अफ्रीका, आई से इंडिया और सी से चाइना। ये चारों देश मिलकर बनाते हैं बेसिक। ठीक है, अब यहां पर
ये जो स्टेटमेंट जारी किया गया है, ये चारों देशों की ओर से इंडिया के यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने जारी किया है। बेसिक ग्रुप को 2009 में 28 नवंबर को बनाया गया था। 2009 में ऐसा हुआ क्या था, एक्चुअली में कोपेनहेगन समिट हो रही थी डेनमार्क के कोपेनहेगन में 2009 में। उसी दौरान ये चारों देश एक साथ मिलकर आए। इन्होंने कहा कि ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम करना है और इस पर जो हम सभी चारों देशों का स्टेटमेंट होगा वो एक कॉमन होगा। इसके लिए जो फंड्स हमें रेज करने हैं हम उसके लिए भी प्रयास करेंगे और क्लाइमेट चेंज के लिए फाइट करेंगे। तो चारों देश एक साथ आते हैं एनवायरमेंट के इशू पर बेसिक कंट्रीज में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डेयरी सहकार स्कीम के बारे में है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन ने अभी हाल ही में इस स्कीम को लॉन्च किया है। सहकार यानी कि कोऑपरेट करना, ताकि अगर आप कोऑपरेट करते हैं तो और बेहतर तरीके से काम किया जा सकता है। डेयरी सेक्टर के लिए है मामला, सिंपल सा इतना है, विजन ये है कि हम कोऑपरेशन के जरिए प्रॉस्पेरिटी लेकर आएंगे, फ्रॉम कोऑपरेशन टू प्रॉस्पेरिटी। जितना ज्यादा कोऑपरेशन इनहेंस होगा प्रॉस्पेरिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। कौन इंप्लीमेंट करेगा इस स्कीम को? इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के तहत ही काम करती है, तो एनसीडीसी। डेयरी सहकार के तहत फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जाएगा। ये फाइनेंशियल सपोर्ट एनसीडीसी ही देगा, यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये फाइनेंशियल सपोर्ट किस लिए दिया जाएगा? बोआइन डेवलपमेंट के लिए, जो मवेशी होते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, मिल्क प्रोक्योरमेंट के लिए, जो भी मिल्क प्रोडक्ट है उनके प्रोसेसिंग के लिए, क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, वैल्यू एडिशन के लिए, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मिल्क स्टोरेज और मिल्क प्रोडक्ट के स्टोरेज के लिए भी पैसे दिए जाएंगे। जो और इनिशिएटिव्स चल रहे हैं डेयरी फील्ड में, जो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो या फिर यूनियन गवर्नमेंट का हो, उनको एक साथ कन्वर्ज किया जाएगा। फर्दर अगर इसके डेवलपमेंट के लिए कोई कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत पैसे आ रहे हैं तो ऐसे इनिशिएटिव्स को भी इस स्कीम के तहत कन्वर्ज कर दिया जाएगा, ताकि एक होलिस्टिक तरीके से डेवलपमेंट किया जा सके इस पूरे सेक्टर का। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स के बारे में है, यानी कि इरिस के बारे में है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ग्लासगो में जो क्लाइमेट समिट चल रही है उसी की तर्ज पे या उसी के दौरान इरिस को लॉन्च किया है। ध्यान दीजिएगा कि यहां पर आइलैंड स्टेट्स जो इंफ्रा डेवलप करते हैं उस संबंध में ये पूरा इनिशिएटिव है। तो ऐसा नहीं है कि हम आइलैंड स्टेट्स जो इंफ्रा डेवलप करेंगे उसमें कोई मदद देने वाले हैं। आप बिल्कुल इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ये एक इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव है, तो हम इंफ्रा डेवलपमेंट का कोई प्रयास नहीं करेंगे। रैदर फोकस इस बात पर होगा कि जो भी इंफ्रा डेवलप किया जा रहा है वो क्लाइमेट रिजिलिएंट हो। अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से कोई नुकसान हो रहा है तो वो इंफ्रा उसे सहने की क्षमता रखता हो। इसके लिए गाइडेंस दिया जाएगा, जो भी सपोर्ट रिक्वायर्ड है टेक्निकल या कोऑपरेटिव वो दिया जाएगा। फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात नहीं है इंफ्रा डेवलपमेंट को लेकर। तो ये जो इरिस है एक्चुअली में CDRI के द्वारा लॉन्च किया गया ये पहला इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, कोलेशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रा, CDRI को 2019 में भारत के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में जाएंगे तो इनफैक्ट अभी हम इंफ्रा की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की। क्लाइमेट चेंज को लेकर इंडिया ने अभी तक दो बहुत ही बड़े इनिशिएटिव्स लिए हैं। एक तो था इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA और दूसरा था CDRI, कोलेशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रा। पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं, उसके बाद हम आर्टिकल पे वापस आ जाएंगे। CDRI ये एक इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव है जो 2019 में इंडिया ने इनिशिएट किया। ये दूसरा बड़ा इनिशिएटिव था इंडिया के द्वारा। 2015 में इंडिया ने ISA भी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी लॉन्च किया था। ऑब्जेक्टिव साफ है, हमें क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रा तैयार करना है। 26 देश इसका हिस्सा हैं, जिसमें US, जर्मनी, UK, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और श्रीलंका जैसे देश इसका हिस्सा हैं। इसमें किसी नए इंफ्रा को क्रिएट करने की बात नहीं की जाती, रैदर ये एक नॉलेज सेंटर की तरह वर्क करता है, जहां पर देशों को मदद दी जाती है कि वो कैसे डिजास्टर प्रूफिंग इंफ्रा डेवलप कर सकते हैं। तो इसी का ये इनिशिएटिव है। CDRI ही इसे ऑपरेशनलाइज भी करेगा। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर जाने का एक प्रयास है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि हम जो कुछ भी डेवलपमेंट्स कर रहे हैं उनका नुकसान हमारे क्लाइमेट पर ना हो, आने वाली पीढ़ी को उससे लॉस ना हो, इस चीज का ध्यान रखा जाता है। यहां पर स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं, जो स्टेट्स हैं यानी कि स्टेट्स, उन पर फोकस किया जाता है। स्मॉल आइलैंड स्टेट्स काफी वल्नरेबल होते हैं क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट को लेकर। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो बड़े बड़े आइसबर्ग्स हैं या फिर जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, तो सी लेवल राइज हो रहा है। जो आइलैंड स्टेट्स होते हैं उनका जो समंदर से हाइट होता है, जो मीन लेवल होता है, वैसे भी काफी कम होता है।
अगर वाटर लेवल राइज करेगा तो वो सबमर्ज हो जाएंगे, तो एक तरीके से तो उनका मैप से पूरी तरीके से वाइप आउट हो जाने का खतरा रहता है। CDRI ने अपने डेटा में यह बताया है कि पिछले कुछ सालों में एक सिंगल डिजास्टर की वजह से भी कई सारे आइलैंड्स अपनी जमीन का 9% हिस्सा खो चुके हैं, तो खतरा तो है। सिट्स यानी कि स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, इसमें 38 UN मेंबर स्टेट्स आते हैं और 20 ऐसे भी मेंबर्स आते हैं जो UN के मेंबर नहीं हैं, ऐसे देश जो US के मेंबर नहीं है, टेरिटरीज जिन्हें एसोसिएट मेंबर का दर्जा दिया गया है, वो वल्नरेबिलिटी फेस कर रहे हैं, वो सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल टाइप की है। ठीक है, तो इस संबंध में थोड़ी मदद कर देगा। यहां पर देखिए, ये वही हम बात कर रहे हैं। CDRI के बारे में 2 लाइनें रह गई थी कि ये कोई अपकमिंग इंफ्रा तैयार नहीं करते, बल्कि जो एग्जिस्टिंग इंफ्रा है वो कैसे रोबस्ट और रेजिलिएंट हो सकता है ताकि फ्लड, हीट वेव्स, साइक्लोन्स, फॉरेस्ट फायर और रेन को वो अच्छे से हैंडल कर सके। CDRI का एम भी यही है कि डैमेज और डिस्ट्रप्शन को मिनिमाइज किया जाए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल भाषा संगम इनिशिएटिव फॉर स्कूल्स के बारे में है। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने भाषा संगम इनिशिएटिव लॉन्च किया है स्कूल्स के लिए। फर्दर एक मोबाइल ऐप और एक क्विज ऐप भी लॉन्च किया गया है, वो तो साइडलाइंस में है। ठीक है, क्या होता है, सपोज करिए कि एक व्यक्ति की जो फर्स्ट लैंग्वेज है या नेटिव लैंग्वेज है या मदर टंग है वो मराठी है, बंगाली है, हिंदी है या फिर तमिल है, तेलुगु है। हम अपनी मदर टंग के अलावा कितनी लैंग्वेजेस जान रहे होते हैं? हम और भी लैंग्वेजेस के बारे में बेसिक जानकारी रखें, यह बहुत जरूरी है क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। इसका प्रयास तो स्कूलिंग के लेवल पर ही होना चाहिए। तो ये जो इनिशिएटिव है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनिशिएटिव है, जिसे एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत लॉन्च किया गया है, ताकि जो आम बोलचाल की भाषा में सेंटेंसेस इस्तेमाल किए जाते हैं, हम उनको, जो 22 लैंग्वेजेस हमारे 8th शेड्यूल में दी गई हैं, उनमें से किसी एक और लैंग्वेज में सीखें अपार्ट फ्रॉम आवर मदर टंग। इसे डेवलप किया गया है NCERT के द्वारा। ये पूरा जो प्रोग्राम है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। आइडिया ये है कि बेसिक कन्वर्सेशनल स्किल आए मदर टंग के अलावा किसी भी एक और लैंग्वेज में, जो हमारी 22 भाषाओं में से एक है। इसके लिए जो भी सपोर्ट रिक्वायर्ड है वो हमें दीक्षा, ई-पाठशाला और 22 बुकलेट के फॉर्म में मिल जाता है। जो मोबाइल ऐप है, ये इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन का, माईगॉव के साथ उन्होंने मिलकर ये लॉन्च किया है। 100 सेंटेंस इन्होंने एवरीडे यूसेज के अभी ऐप में डाले हैं, जो रोमन स्क्रिप्ट में, लैंग्वेज की जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट है उसमें और ऑडियो फॉर्मेट में भी अवेलेबल होंगे। मे भी आने वाले समय में इसमें कुछ और भी स्टेटमेंट्स अवेलेबल हो जाएं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं। देखिए, हर इनिशिएटिव का एक कीवर्ड होता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो कीवर्ड है, दैट इज टू प्रमोट इंगेजमेंट। 2015 में इसे लॉन्च किया गया था ताकि जो अलग अलग स्टेट्स और यूटी हैं, इनमें आपस में जो डाइवर्स कल्चर है वो एक साथ, एक दूसरे जो स्टेट के लोग हैं, यूटी के लोग हैं, वो जानें और देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी स्ट्रांग हो। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये इनिशिएटिव है। इसमें एक बार में किसी एक स्टेट को दूसरे स्टेट के साथ पेयर कर दिया जाएगा या फिर एक स्टेट को किसी यूटी के साथ पेयर कर दिया जाएगा। अब ये दोनों प्रोग्राम चलाएंगे, यहाँ के लोग यहाँ जाएं, वहाँ के कल्चर, क्यूजीन, खाना पीना, जो इवेंट्स हैं, टूरिज्म है, लिटरेचर है, लैंग्वेज है, उसके बारे में सीखें और जानें। काफी बढ़िया इनिशिएटिव ये भी रहा है। रिवीजन कर लेते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत 2015 में लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का इनिशिएटिव है। बिल्कुल गलत है, अभी तो बताया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है। तो यहां पर आप इनफैक्ट, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो आप इसे तो क्रॉस कर दीजिए। गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन IUCN रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, साफ साफ गलत है। इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है, तो ये वाला भी गलत हो गया। बेसिक कंट्रीज में B से बांग्लादेश, S से साउथ अफ्रीका, I से इंडिया, C से चाइना। सही है कि गलत है? कुछ घपला लग रहा है ना। B से बांग्लादेश नहीं था, B से तो ब्राजील था। तो देखिए, कंफ्यूज करने के लिए B से बांग्लादेश डाल दिया गया है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, B से ब्राजील था, तो ये भी गलत हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स, ये पहला मेजर इनिशिएटिव है CDRI का। 2019 में CDRI स्टार्ट हुआ था, तो ये तो सही है। इस सेशन की PDF आपको ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी आप ओनली आईएएस नथिंग एल्स सर्च करिएगा। 1,21,000 के आसपास अभी उस पर सब्सक्राइबर हैं, आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। PDF डाउनलोड करके रिवाइज करिएगा। इस सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।